अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईब पीरज़ादा इन वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में 6 जनवरी 2025 सोमवार के दिन की अभी दोपहर है। पाकिस्तान यहाँ से 10 घंटे आगे है, इसलिए पाकिस्तान में इस वक्त एक अगला दिन जो है वो शुरू हो चुका हुआ है, आधी रात के बाद का वक्त है। यहाँ पर गुज़श्ता 24 घंटों से जो ट्राई स्टेट एरिया है, वाशिंगटन डीसी, मैरीलैंड और वर्जीनिया, यहाँ पर एक खप डाली हुई है कि एक बर्फ़ का बहुत बड़ा तूफ़ान आ रहा है। मैं सुबह से उस बर्फ़ के तूफ़ान को देख रहा हूँ, इतना यतीम किस्म का बर्फ़ का तूफ़ान है, इतना कमज़ोर किस्म का तूफ़ान है कि उसके लिए लफ़्ज़ तूफ़ान इस्तेमाल करना बड़ी ज़्यादती है। क्योंकि ये मैं क्यों कह रहा हूँ, कंपैरेटिव चीज़ मिल जाती है। जब अब से चंद घंटे पहले मैं कैनेडियन यूएस बॉर्डर पे एक एक्चुअल बर्फ़ के तूफ़ान में फँसा, तो मुझे पता चला कि बर्फ़ के तूफ़ान का मतलब क्या है। बहरहाल अभी जो मेरी आपके सामने वीलॉग है उसके 3 पार्ट्स हैं। पहले तो मैं कुछ बुनियादी फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरों ने इमरान खान की हमशीरा जो है मोहतरमा अलीमा खान साहबा ने अडेला जेल के बाहर निकल के जो प्रेस टॉक की और इमरान खान के हवाले से उन्होंने जो कुछ बताया, उसकी उसकी फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा। उसके बाद मैं एक एनालिसिस आपके सामने रखूंगा कि अलीमा खान जो कह रही हैं और जो हुकूमत को वो डिस्क्राइब कर रही हैं, उस पर मुझे क्या समझ आता है कि शरीफ जरदारी आसिम रजीम जो है उनकी इमरान खान के हवाले से क्या हिकमत अमली है, क्या उनके गोल्स हैं और वो क्या हासिल करना चाहते हैं, उनको क्या पसूड़ी पड़ी हुई है, उनको क्या चीज़ चाहिए इस वक्त इमरान खान से अगर उनके मकासद जो हैं हासिल हो जाए। और तीसरा एक ब्रॉडर एनालिसिस में आपके सामने रखूंगा कि पाकिस्तान की कौम जो है वो कहाँ फंसी हुई है। एज पर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीलॉग मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखता हूँ। इन फैक्ट्स का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लीडर्स की पोजीशन से है जो उन्होंने गुज़श्ता 24 घंटों में इख्तियार की हैं। प्रिंसिपली तौर पे इमरान खान की हमशीरा मोहतरमा अलीमा खान साहबा की जो 2 प्रेस टॉक्स हैं अडयाला जेल के बाहर इमरान खान से मुलाकात करने के बाद, मैं उनके ऊपर रिलाई करता हूँ। ये दोनों जो उनकी प्रेस टॉक्स हैं ये आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो यूट्यूब पर चैनल है उसके ऊपर मिल जाएंगी। 8-8, 9-9 मिनट के उनके क्लिप्स हैं जिनको मैंने 2-3 दफ़ा बड़े गौर से देखा समझने के लिए। उसके अलावा भी उनके इमरान खान के वकला की कुछ जो फैसल चौधरी साहब की क्लिप्स हैं, उसके अलावा इमरान खान के कुछ और लीडर्स हैं उनकी हैं, कुछ उनके ट्विटर हैंडल से बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन मैं उस सारी चीज़ को मिक्स करके एक फैक्टोलॉजी और उसका एक एनालिसिस आपके सामने रखना चाहता हूँ। अलीमा खान रिपोर्टर से अपनी बात का आगाज़ करती हैं ये कहते हुए कि इस वक्त हुक्मरान और हुकूमत ये चाहती है, वो ये तासुर और ये इम्प्रेशन पैदा करना चाह रही है कि इमरान खान और उनके दरमियान एक डील हो रही है इमरान खान की रिहाई के हवाले से। ये एक फैक्ट है, इसमें ज़ाहिर है इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि एक बैकडोर कम्युनिकेशन भी हो रही है। अच्छा, अब बैकडोर कम्युनिकेशन वाकई हो रही है। थोड़ा सा आगे चल के अलीमा खुद ऐसे कमेंट करती हैं जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि हुकूमत इमरान खान के साथ एक बैकडोर कम्युनिकेशन करने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन अलीमा का मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान ये कहते हैं कि मैं 15 महीने से ज़्यादा 15-16 महीने तो मैंने जेल में गुजार दिए। 2-2.5 बरस से मैं इन तमाम किस्म के सैकड़ों कोर्ट केसेस का मैं मुकाबला कर रहा हूँ। हर कोर्ट की पेशी में मैं हाज़िर होता रहा हूँ। मुझे इनके साथ एनआरओ लेने के लिए, कोई डील करने के लिए मुझे इनसे भला क्यों कोई ज़रूरत है। इस मौके पर अलीमा खान साहबा जो हैं वो ये भी कहती हैं कि इमरान खान को तो बहुत ज़्यादा तवक्को थी। वो बड़े हँस-हँस के ये कहती हैं कि इमरान खान को बड़ी तवक्को थी कि अल-कादर जो ट्रस्ट केस है उसका ये फ़ैसला सुना देंगे, लेकिन वो फ़ैसला आ ही नहीं रहा, वो फ़ैसला लटकता ही जा रहा है। पहले वो फ़ैसला जो है उसने बताया गया था कि 23 दिसंबर 2024 को फ़ैसला आ जाएगा। फिर हमने सुना कि जनाब टीवी से ही हमें पता चला वो आगे पीछे से कि वो फ़ैसला 23 को नहीं आएगा, वो 6 जनवरी को फ़ैसला सुनाया जाएगा। इसके हवाले से हम पहले भी बहुत बहस कर चुके हैं और अब हम सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि टेलीविज़न से ही हमें पता चलता है। मेरे ख्याल है उन्होंने हसन अयूब का नाम भी लिया या उनकी तरफ इशारा भी किया उन्होंने कि हसन अयूब जो PMLN से नथी एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा है कि अभी फ़ैसला गालिबन जो है वो 15 को आएगा। एक और PMLN से नथी सहाफ़ी जो हैं वो ये क्लेम भी कर चुके हैं अपने कॉलम में और अपने ट्वीट्स वगैरह के ज़रिए कि इस फैसले में जो अल-कादर ट्रस्ट का फ़ैसला होगा इसमें भी इमरान खान को सज़ा सुना दी जाएगी। ताहम कोशिश ये है कि इमरान खान को सज़ा के बाद अडयाला जेल से उनके घर में रिहाइश का जो है बनी गाला में उनको मुंतकिल कर दिया जाए। अलीमा ये कहती हैं कि इमरान खान जो है वो वेट कर रहे हैं कि जो भी ये फिस्टी किस्म का केस इन्होंने इमरान खान के ऊपर बनाया है, और वैसे ये मेरा ख्याल है कि दुनिया की कानून की जितनी भी दुनिया है उसमें अगर किसी ने कोई इससे ज़्यादा कमज़ोर केस बना नहीं सकते कोई, कि ना इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को कोई माली फ़ायदा हुआ, ना वो इसको इस्टेब्लिश कर सके, ना पाकिस्तान की रियासत को कोई माली नुकसान हुआ, बल्कि उल्टा ये है कि जो 190 मिलियन, 190 नहीं थे 170 थे इन दी एंड, तो वो जो पैसे यहाँ आए वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े रहे। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने मुनाफा और इंटरेस्ट भी उन्होंने हासिल किया, सूद उन्होंने कमाया ये, और उसके बावजूद उन्होंने एक केस बनाया हुआ है। तो अब ज़ाहिर है कि इमरान खान को भी और बाकी सबको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि इस केस का ये फैसला क्या करेंगे। दिस इज़ व्हाट अलीमा बेसिकली स्टेट्स। फिर एक रिपोर्टर जो है
उनसे पूछते हैं। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये इसका जो इतना डिले है, ये क्यों हो रहा है? ज़ाहिर है ये नेचुरल क्वेश्चन आपके ज़हन में होना चाहिए। जो अलीमा कहती हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस पे कमेंट करते हैं, उसे ऐसा लगता है कि हुकूमत इस डिले को एक नेगोशिएशन चिप के तौर पे इस्तेमाल करना चाहती है। हुकूमत लफ्ज़ कहते हुए मुझे वैसे थोड़ी सी शर्म आती है, लेकिन आपको पता है कि अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं। अदरवाइज़ जो राइट वर्ड है वो है शरीफ जरदारी आसिम माफिया। शरीफ जरदारी आसिम रजीम जो है वो ये समझता है कि ये फ़ैसला लटका के गालिबन इमरान खान से कि हम फैसले में आपको सज़ा दें या ना दें, उनके साथ कोई नेगोशिएशन करने की वो कोशिश जो है वो कर रहे हैं। मुझे वैसे शक ये है कि हुकूमत दो किस्म की चीज़ें, ये जो माफिया है ये दो किस्म की चीज़ें करना चाहता है। एक तो ये मसलसल टाइम बाइंग कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि 20 जनवरी तक अमेरिका की सियासत जो है, और 20 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक अमेरिका की जो सियासत है डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद, उसकी ऊँट का करवट, वो किस करवट के ऊँट बैठता है, और उसमें ये खुद ज़ाहिर एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं। बहुत से पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन इनके लिए काम कर रहे हैं। ये पाक पैक के मुकाबले में एक पैरेलल फ्रंट खड़ा करना चाह रहे हैं। इन्होंने अपना जो डॉक्टर्स और फिजिशियन एसोसिएशंस की यहाँ अमेरिका के अंदर नॉर्थ अमेरिकन एसोसिएशन है, उसके अंदर इन्होंने सीरियसली इन रोड्स और पेनिट्रेशन की हैं। एम्बेसी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। इन्होंने बड़े महंगे लॉबिस्ट हायर किए हुए हैं, और जाहिर है कि ये वाया मिडल ईस्ट भी अमेरिका की सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि तीन इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंट्रल कमांड, सेंटकॉम, CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, और फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी और मशीनरी है, वो सब इनके लिए मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशन ऑफर करेंगे नई आने वाली पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप को। तो ये उसके लिए इनको टाइम बाइंग भी करनी है। तीसरी चीज़ एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये देख रहे हैं कि हाई कोर्ट्स का ये उसको री इंजीनियर करने की जो कोशिश कर रहे हैं। मुझे अभी, मैंने लेटेस्ट उसको फॉलो नहीं किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट की री इंजीनियरिंग में किस हद तक इनकी प्रोग्रेस हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर भी अब चूँकि ऐसी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जिस तरह से गला उसका घोंटा गया और उसको ख़त्म कर दिया गया, उसके बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान में कोई ज़्यादा दम खम नहीं रहा है। उन्हें एहसास हो गया है कि हमारी अपनी सिचुएशन बहुत वल्नरेबल है, और ये वहाँ भी एक नेगोशिएशंस करना चाह रहे हैं कि ताकि जब इमरान खान के अब ये वाले केसेस जो हैं अल कादर के या तोशा खाना 2 के, जब ये जाएँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वहाँ इमरान खान को उस किस्म की रिलीफ ना मिल सके जैसे कि रिलीफ उनको पहले मिलती रही है। अब बारहा अलीमा से, इमरान खान के वकला से, बैरिस्टर सलमान सफ्तर के मुंह से आप ये सुन चुके हैं कि जनाब यहाँ से ठीक है कि ये गलत फैसले कर देते हैं कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस से, लेकिन हम जब हाई कोर्ट में जाएंगे और वहाँ उनके ये फैसले जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं। आज के गुज़श्ता 24 घंटों में भी जब मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने इसकी तरफ रेफ़र किया, तो उन्होंने यही कहा कि ये फैसले फिर जब ऊपर जाते हैं हाई कोर्ट्स में, तो यहाँ जाके ये फैसले जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये टाइम बाइंग कर रहे हैं, ये लॉबिंग कर रहे हैं, ये हाई कोर्ट्स के साथ नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इमरान खान को ये बाबर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको रिलीफ भी दे सकते हैं अगर आप हमारे साथ प्ले बॉल करें। फिर अलीमा खान साहबा से रिपोर्टर्स छोड़ते तो नहीं है, तो रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल पूछा कि आपकी कोई कम्युनिकेशन भी हो रही है, कोई मैसेजेस भी आ रहे हैं, बहुत से व्लॉगर्स भी इसके हवाले से बहुत ज़्यादा दावा करते हैं। तो अलीमा खान साहबा ने कहा कि अच्छा हाँ, एक जहन में रखिए ना कि जो नेगोशिएशन और मुज़ाकरात की टीम की जो 2 राउंड हुए हैं, एक 23 दिसंबर को और उसके बाद 2 जनवरी को, वहाँ तो इसहाक डार साहब की जो टीम है, जो शरीफ जरदारी आसिम रजीम को वहाँ पे रिप्रेजेंट करती है, उसने किसी किस्म का कोई मुतालबा, कोई डिमांड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने नहीं रखी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी डिमांड्स रखी हैं जुडिशल कमीशंस के हवाले से, 9 मई 2023 की जुडिशल कमीशन, 26 नवंबर 2024 के हवाले से, और फिर प्रिजनर्स की रिहाई के हवाले से। लेकिन हुकूमत ने और इसहाक डार साहब ने किसी किस्म का कोई मुतालबा वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने नहीं रखा। तो अब रिपोर्टर्स ये जानना चाहते हैं अलीमा खान साहिबा से कि भाई क्या उनका मुतालबा है। तो अलीमा खान साहब ने एक बार फिर हंस के जवाब दिया कि वो 2 चीज़ें ही बार बार दोहराते हैं कि आप अपना मुंह बंद रखें, आप चुप रहें, और हमारी हुकूमत को और हमारे निज़ाम को चलने दें। कि देखिए, दिस मेक्स परफेक्ट सेंस कि दिस इज़ व्हाट दे वांट फ्रॉम इमरान खान। और फिर एक इस पर मैं थोड़ा सा और भी ये क्लियर कर दूं, एक पॉइंट फिर मैं इसके ऊपर आता हूं कि अलीमा खान साहबा से ये सवाल पूछा गया कि सेनेटर इरफान सदीकी साहब ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात में कोई रिटन डिमांड्स नहीं रखे और ये स्टम्बलिंग ब्लॉक है। उस पर एक बार फिर अलीमा ने हंस के कहा कि डिमांड्स ही हमारी 2 हैं, चलें लिख के भी हम इनको दे देंगे। लेकिन वहाँ पर भी मसला ये है कि जो मुज़ाकराती टीम है तहरीक इंसाफ की, उसकी इमरान खान से मुलाकात ही नहीं होने दी जा रही। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आप सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी देखें, शरीफ जरदारी आसिम माफिया की जो रजीम है,
ان کی سینس آف انسیکیورٹی دیکھیں کہ یہ اس مذاکراتی ٹیم ہے جو عمران خان کی 6 ممبران مذاکراتی ٹیم ہے نا، جس میں عمر ایوب ہیں، اسد کیسر ہیں، اس میں علی مین گھنڈا پور ہیں، اس میں سلمان اکرم راجہ ہیں، اس کے اندر حامد رضا صاحب ہیں، اس کے اندر ایون راجہ جو عباس ہیں، راجہ عباس ہیں، اب سوری، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب. تو یہ جو 6 ممبر کی ٹیم ہے، اصل میں اس کو 7 کا ہونا چاہیے تھا اگر اس میں بیرسٹر حامد خان بھی ہوتے، لیکن یہ 6 ممبر کی مذاکراتی ٹیم ہے، اس کی یہ ملاقات عمران خان کے ساتھ ہونے ہی نہیں دے رہے. ویسے یہ اور بات ہے کہ حکومتی مذاکراتی ٹیم، سینیٹر عرفان صدیقی، سب لوگ کہہ چکے ہیں کہ ملاقات ہونی چاہیے، لیکن آگے سے ملاقات کرنل صاحبان ہونے کیوں نہیں دے رہے؟ وہ ملاقات اس لیے نہیں ہونے دے رہے کہ آپ نے ایک دن پہلے اسد کیسر صاحب کو سنا ہوگا، جس کا میں نے بھی ذکر اپنے ویلاگ میں کیا تھا، کہ انہوں نے اپنے ٹی وی پروگرام میں کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عمران خان صاحب کے ساتھ ایک تسلی سے، مطلب ہم 20 منٹ کی ملاقات نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھلم کھلا کچھ گھنٹوں کی ان کے ساتھ ایک تفصیلاً ملاقات کر سکیں، اور یہ ایک انفیٹرڈ ایکسیس ہو. انفیٹرڈ ایکسیس سے وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم جب ملاقات کرتے ہیں تو آپ ہمیں کاپی پینسل بھی، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا نا کہ کاپی پینسل لے جائیں، تو ہمیں کاپی پینسل تو دور کی بات ہے، آپ ہمارے موزے بھی سونگھتے ہیں، ہماری انگوٹھیاں جو ہیں ان کو بھی چیک کرتے ہیں، اور آپ ہمیں وہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی آڈیو ریکارڈنگ، آواز ریکارڈ کرنا تو دور کی بات ہے، وہاں پر اس قسم کے ہائپر سینسٹیو قسم کے مہنگے امریکی کیمرے انہوں نے وہاں پہ لگائے ہوئے ہیں کہ چونکہ اگر کاغذ پہ بھی لکھے، پہلے کاغذ ہوتا نہیں ہے، پینسل ہوتی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کوئی سرگوشی بھی کرتے ہیں یا کسی کاغذ کے اوپر بھی کوئی چیز لکھتے ہیں تو وہ بھی چیز جو ہے اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو 6 ممبر مذاکراتی ٹیم ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ انہیں عمران خان کے ساتھ، جو ان کا پولیٹیکل لیڈر ہے، اور یہ بیسکلی یہ وہی قسم کے رائٹس ہیں جو آپ فلموں کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک وکیل جو ہوتا ہے، ایک قتل کا جو مجرم ہوتا ہے کسی جیل کے اندر ہوتا ہے، اس کے جو وکیل ہیں، اس کو جب اس تک ایکسیس ملتی ہے تو وہ جو اٹرنی کلائنٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے اس میں پولیس وہاں پہ موجود نہیں ہوتی، وہاں کوئی کیمرے نہیں لگے ہوتے، وہ جو پوٹینشیل جو ایکیوز مرڈرر ہوتا ہو سکتا ہے اس نے قتل کیا ہی ہو، وہ اپنے وکیل کو بتا ہی رہا ہو کہ ہاں میں نے قتل اس طرح سے کیا تھا لیکن ہمیں یہ پوزیشن لینی ہے، تو اس کا یہ ایک بنیادی قانونی حق ہوتا ہے. یہاں کوئی قاتل نہیں ہے، یہاں جو کچھ بھی عمران خان نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اس سیاسی لیڈر کو اس کی ٹیم کے ساتھ ایک انفیٹرڈ آزادانہ ماحول کے اندر یہ ملاقات ہی نہیں کرنے دے رہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو اتنی شدید سینس آف انسیکیورٹی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر وہ بات جو عمران خان اور باقی لوگوں کے درمیان میں ہو، یا اس موقع پہ باقی 6 لوگ عمران خان کو کیا کہتے ہیں، ایک ایک چیز کی ان کو خبر چاہیے، کیونکہ ان 6 لوگوں کو بھی انہوں نے کیسے کنٹرول کرنا ہے. میں دیکھتا ہوں بہت سے ویلاگرز، آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں ہر وقت پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو برا بھلا اور ان کو گالیاں نکالتے رہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں تو صحیح کہ ان کے ذہنوں کے اوپر، ان کے دل و دماغ پہ، ان کی زندگی کے اوپر، ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر پاکستان کے فوجی حکمرانوں نے اور افسروں نے کس قسم کا کنٹرول جو ہے وہ ایکسرسائز کیا ہوا ہے. تو ان کو ملاقات وہ نہیں کرنے دے رہے. اینڈ دس از واٹ پریسائزلی علیمہ خان ہنس کے ریفر کرتی ہیں کہ جب ملاقات ہو جائے گی تو اس کے بعد کوئی ہم ریٹن ڈیمانڈ وغیرہ بھی جو ہے وہ شاید ہم رکھ دیں گے. میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ مجھے یہ مذاکرات کہیں جاتے ہوئے نظر نہیں آتے. اب میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں ان دا سیکنڈ پارٹ آف اٹ کہ مجھے کیا سمجھ آ رہی ہے کہ ان کی ریکوائرمنٹس جو ہیں شریف زرداری عاصم مافیا کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. شریف زرداری عاصم مافیا یہ چاہتے ہیں کہ اس مصنوعی مذاکرات کے نتیجے میں، جو مذاکرات ہیں ہی نہیں، اس میں در حقیقت وہ عمران خان کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب، آپ جو ہیں، آپ کی تمام راہیں ہم نے مسدود کر دی ہیں. آپ کی بہت زیادہ ریلائنس تھی کہ لوگ نکل کے ڈی چوک میں کہیں اکٹھے ہو جائیں گے، ان کی بھی ہم نے ٹانگیں توڑ دی ہیں. اب لوگوں میں بھی کوئی ہمت نہیں ہے. آپ کی پوری پارٹی اور اس کے روز و شب جو ہیں وہ ہم نے کنٹرول کر لیے ہیں. آپ حقیقتوں اور ریالٹی کو ایکسیپٹ کریں اور ہم سے ایک سمجھوتا کر لیں، اور اس کے بعد ایک اچھا بچہ بن جائیں، ایک ویل بیہیوڈ بچہ بن جائیں. جو پہلے دن سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہاں سے بنی گالہ چلے جائیں، ہم آپ کے کیسز ختم کر دیں گے اگر آپ اچھا بیہیویئر جاری رکھیں گے. ان ڈیو ٹائم ہم آپ کو ایک لولا لنگڑا پرائم منسٹر بھی بنا دیں گے. مطلب مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اس قسم کی ان کے ذہن میں ہے آئیڈیا، کیونکہ یہاں تو اب یہ ریت بن چکی ہے کہ آپ ایک سویلین پولیٹیشین جو تھوڑا سا پاپولر ہوتا ہے یا اس کو پاپولر ہونے دیتے ہیں، اس کے بعد آپ آ کے اس کو پرائم منسٹر بھی بننے دیتے ہیں، اور وہ پرائم منسٹر بن کے کچھ کر نہیں سکتا. اور جنرل صاحبان کے 1955 سے لے کے اب تک کے جتنے بھی ان کے فیلیئرز ہیں، اس کی ذمہ داری وہ ایک سویلین پاکستانی جو پولیٹیشین ہے اس کے کندھوں پہ ڈالی جاتی ہے.
12 महीनों 18 महीनों में उसको बहुत ज़्यादा बदनाम कर दिया जाता है, बिकॉज़ पाकिस्तान के इस वक़्त जो मसाइल हैं वो इस नेचर के और नौइयत के हैं कि किसी भी लूली लंगड़ी हुकूमत के पास जो रिफ़ॉर्म्स ना कर सके, और सबसे बड़ी जो रिफ़ॉर्म्स करनी है वो तो ख़ुद अफ़वाज पाकिस्तान की रिफ़ॉर्म करनी है। जब तक एक आर्मी चीफ़ के ऑफ़िस को आप रीडिफ़ाइन नहीं करेंगे, उसे एक सरकारी अफ़सर में नहीं बदलेंगे, जब तक उसे फर्स्ट अमंग द इक्वल्स नहीं बनाएंगे, जब तक आप आईएसआई को आर्मी चीफ़ के तसल्लुत और कंट्रोल से अलग नहीं करेंगे, आईएसआई की रिफ़ॉर्म नहीं करेंगे, जब तक आप जुडिशरी की रिफ़ॉर्म नहीं कर सकेंगे, जब तक फिर आप इकोनॉमी की रिफ़ॉर्म नहीं कर सकेंगे, तो ज़ाहिर है कि आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आपको ख़ारजा पॉलिसी की रिफ़ॉर्म करनी पड़ेगी, आपको हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात रखने होंगे, आपको अफ़गानिस्तान के साथ जंग बंद करनी होगी, ये सब चीज़ें आपको करनी होंगी। तो जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो एक प्राइम मिनिस्टर क्या डिलीवर करेगा? तो ये चाहते हैं कि इमरान खान को बावर करवा के एक लूले लंगड़े यतीम किस्म के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे भी उसको मैसेज दे रहे हैं कि वो सब चीज़ें उस डायरेक्शन में जा सकती हैं। ये वो चीज़ है जहां इमरान खान साहब फंसे हुए हैं सोच के कि मैंने अब आगे से इसका क्या फ़ैसला करना है, मैं क्या करूं। और जब आप ये मेरी सारी आप सुनने के बाद जो कुछ मैंने आपके सामने एक एनालिसिस रखा है सिनिकल सा, इसके बाद आप तहरीक इंसाफ के लीडर्स की और अलीमा खान साहिबा की दोनों जो प्रेस टॉक्स हैं उनको भी आप गौर से देख लें और आप उनको बहुत बेहतर तौर पे आप समझ जाएंगे कि शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम क्या चाहता है। अच्छा, ये बिगर पिक्चर जिसे मैं कह रहा हूँ, इसकी तरफ चलने से पहले मैं एक मज़ीद कमेंट थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर दूं कि इमरान खान को जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे बाहर निकालने हैं और एक पॉलिटिकल रिहेबिलिटेट करने की ऑफ़र की जा रही है, उसके नतीजे में अगर इमरान खान कल कलां को कुछ महीनों के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन भी जाते हैं तो वो पाकिस्तान की तारीख़ के नाकाम तरीन प्राइम मिनिस्टर होंगे जो 12 महीने 16 महीने या इससे कम या 1 डेढ़ साल के अंदर इंतहाई गैर मकबूल हो जाएंगे। बिकॉज ज़ाहिर है किसी भी मसले का वो हल नहीं निकाल सकेंगे, हाथ पाँव उनके बंधे हुए होंगे, लोग और मीडिया ये सब उनके खिलाफ अनलीश कर दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि देखें ये बिल्कुल नाकाम हो गया है, लोग पत्थर मार रहे होंगे इमरान खान को। और इस वक्त तो हुकूमत को पत्थर मारने या गंदे अंडे टमाटर मारने की इजाज़त जो है नहीं है लोगों को, लेकिन इमरान खान की हुकूमत को फैसिलिटेट किया जाएगा उसके मुखालफों को कि वो हर वक्त आके प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में गंदे अंडे और टमाटर जो है वो फेंकें जहाँ भी प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। तो ये एक प्लान है इस वक्त शरीफ जरदारी आसिम माफिया का, जिसके नतीजे में ख़ानदान शरीफा जो है उसे पॉलिटिकली तौर पे रिहेबिलिटेट होने का मौका मिलेगा। बिकॉज उनको एहसास है कि वो इस वक्त तकरीबन सियासी तौर पर बिल्कुल दफन हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। इमरान खान को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाए, उसे फेल करके दिखा के ही शरीफ ख़ानदान, मरीम नवाज़ और उनके ख़ानदान के आगे बच्चे जो सारे तैयार हो रहे हैं, अगली जनरेशन, उन्हें उनकी सियासत जो है वो आगे बढ़ सकती है। अब ये पाकिस्तान का जो इस वक्त एक सियासी बहरान है, अनएंडिंग पॉलिटिकल क्राइसिस, इसका एक मेंटल इंटेलेक्चुअल फिक्री कंपोनेंट भी है और उसे आप इसकी बड़ी पिक्चर, बिग पिक्चर कह सकते हैं। जब तक इस बिगर पिक्चर को आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, कभी भी पाकिस्तानी इस सियासी पॉलिटिकल क्राइसिस से नहीं निकल सकते। यूं कहिए कि ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है ये पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल, मेंटल और फिक्री क्राइसिस का या फेलियर का उसका एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये उसकी मैनिफेस्टेशन है। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले मैंने गांधी साहब के लेक्चर्स के ऊपर 2 वीलॉग्स के अंदर मैंने उसकी एक क्रिटिक मैंने उसकी ऑफ़र की। इट रिमेन्स टू बी सेड, इट्स इंपॉर्टेंट टू से कि गांधी साहब पाकिस्तानी ओरिजिन मुस्लिम स्कॉलर हैं, बड़े अहम, जिनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। हम में से बहुत से लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, गुज़िश्ता चंद दिनों से लोग उनसे डिसअपॉइंटेड भी हैं, बट दैट इज़ एन ऑल टुगेदर डिफरेंट मैटर। अच्छा, वो जो मैंने उनके ऊपर कमेंट किए, पहला ख्वारिजी के हवाले से, फिर सिविल नाफरमानी के हवाले से, और गांधी साहब ने कुछ और भी कमेंट्स किए हैं पाकिस्तान की मौजूदा सियासत के हवाले से, उस पर मुझे खासा फीडबैक मिला। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बेसिकली स्टेट कि ये फीडबैक मुझे ख़ुद गांधी साहब से या उनके जो करीब रफ़्क़ाए कार हैं या उनका जो सेंटर है, इस्लामिक सेंटर, या उनकी जो टीम है, उनसे नहीं मिला। मुझे ये फीडबैक उन लोगों से मिला जो बिलवास्ता तौर पे उनसे रिलेटेड हैं या उससे पहले सेंटर से रिलेशन उनका रह चुका है, या उनके स्टूडेंट हैं या उनके एडमायरर्स हैं, या कोई ना कोई तरीके का उनका रिलेशनशिप है। ये फीडबैक मुझे ईमेल्स की शक्ल में भी मिला, ये फीडबैक मुझे व्हाट्सएप पे भी मिला, ये मुझे ऑडियो मैसेजेस में भी मिला। ये फीडबैक आप में से चंद लोग जो उनके एडमायरर्स हैं बहुत, उन्होंने यूट्यूब के ऊपर भी मुख्तलिफ
मुख्तलिफ लिंक्स भी दिए, उन्होंने कमेंट्स भी लिखे। इसका सम टोटल ये है कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोईद, आप गांधी साहब को गलत समझ रहे हैं। गांधी साहब मिलिट्री अथॉरिटेरियनिज्म को और जर्नलों के मिलिट्री रूल को सपोर्ट नहीं करते। उन्होंने इसके खिलाफ बहुत से लेक्चर पहले दे रखे हैं। इस पर्टिकुलर जगह पे जो कन्फ्यूजन हुई है वो इसलिए हुई है कि खवारिज के हवाले से उनका कहना यह है कि टीटीपी दर हकीकत पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ सफारा है। रियासत और हुकूमत में गांधी साहब जो है वो फ़र्क करते हैं। ये एक पॉइंट है, ज़्यादा पॉइंट नहीं। एक पॉइंट और ये भी है कि ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक रियासत से नहीं लड़ रही है, वो एक पाकिस्तान के अंदर जो पावर कंटेस्टेंट्स हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पहले मैं इस चीज़ का क्विकली जवाब दे दूं कि ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। मेरा ख्याल है किसी को भी ये कहते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए, इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों या महीनों में इसी सियासी जमात के लिए बार बार PDM2 के मुख्तलिफ लोगों ने फसाद फिल अर्ज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। फसाद फिल अर्ज़ का लफ्ज़ भी रिलीजियस जो लिंग्विस्टिक्स हैं उसके अंदर से आता है। और फिर जिस तरह से इस जमात को ट्रीट किया गया, ख़ास करके बाकी तमाम एग्जाम्पल्स को आप छोड़ भी दें, 26 नवंबर 2024 को जिस तरह से डी चौक के आगे पीछे कत्ले आम किया गया, एक मिलिट्री ऑपरेशन किया गया। जब तक आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो सबसे बड़ी सियासी जमात है अकॉर्डिंग टू गांधी साहब, इस सिस्टम की एक कंटेस्टेंट है, उसको रजीम ने फसादुल अर्ज़ ना समझा, उसको फसादी ना समझा रियासत के ख़िलाफ़, वो अपने जहन से भी, क्योंकि हर चीज़ की एक लॉजिक होती है, हम हर चीज़ जो करते हैं हमारे हर एक्शन के पीछे एक सेंस ऑफ बिलीफ होता है। अगर प्रेजेंट रजीम तहरीक इंसाफ और इमरान खान को फसाद फिल अर्ज़ ना समझे, उनको फसादी ना समझे, उनको मेजर पावर सिस्टम का एक कंटेस्टेंट समझे, तो क्या वो उनके साथ इस तरह से ट्रीटमेंट कर सकता था जो 26 नवंबर 2024 को उनके साथ ट्रीटमेंट किया गया है? ये मेरा पहला पॉइंट है। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड एक दो और पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो सारी फिक्री, इंटेलेक्चुअल, मेंटल कन्फ्यूजन है, इसके अंदर बाज़ अल्फाज, बाज़ टर्म्स बड़ी गैर मामूली अहमियत रखती हैं। लफ्ज़ गवर्नमेंट, स्टेट एंड इस्टेब्लिशमेंट, स्टेट एंड इस्टेब्लिशमेंट एंड गवर्नमेंट, ये बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इस पूरी कन्फ्यूजन के। और ये वो बिगर पैराडाइम फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर शरीफ, जरदारी, आसिम रजीम जो है अपनी मार धाड़ कर रहा है, अपनी फस्तायत का मुजाहरा कर रहा है और उन्होंने अपना कंट्रोल रखा हुआ है। जब आप ये मान लेते हैं कि जब आप ये मान लें कि अगर जनरल आसिम मुनीर और उनके साथ 2-2.5 साथी उनके साथ जो हैं ये दर हकीकत इस्टेब्लिशमेंट भी हैं, इस्टेब्लिशमेंट फिर स्टेट भी है, तो फिर आप इनके तमाम इक़दामात को तस्लीम कर लेते हैं। फिर आप इनके तमाम इक़दामात जो हैं उसे आप शर्फ़ कबूलियत दे देते हैं, आप उसको एक एक्सेप्टेबिलिटी दे देते हैं। फिर तो अगर यही रियासत है, यही इस्टेब्लिशमेंट भी है, तो फिर ये अगर समझते हैं कि इस्लामाबाद डी चौक की तरफ लोगों को नहीं आना चाहिए, हमने तो 6 घंटे पहले उनको बता दिया था कि इस तरफ मत आओ, हमने यहाँ पे रेड, ऑरेंज, ब्लू किस्म की लाइन तुम्हारे लिए ड्रॉ कर दी है, फिर तो आपने इनको हक दे दिया। जब आपने ये मान लिया कि ये रियासत है, ये रियासत ही हैं ये 2-2.5 लोग, तो फिर आपने इनको हक दे दिया कि ये उनको कीड़े मकोड़ों की तरह अगर मारें तो वो उसमें बिल्कुल जायज़ है। इसलिए ये जो मेंटल कन्फ्यूजन है इन टर्म्स के दरमियान में, इसको डेसिफर करना, इसको डायसेक्ट करना जो है वो तमाम पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है। साइंस ये बताती है, बायोलॉजिकल न्यूरो साइंस ये बताती है कि हर इंसान को खुदा ताला ने 83 बिलियन से लेके 100 बिलियन सेल्स, न्यूरॉन्स ब्रेन में दिए हैं और उनके दरमियान में साइनेप्टिक कनेक्शंस भी हैं, जिसके नतीजे में ये ट्रिलियंस ऑफ न्यूरोनल थिंकिंग पैटर्न्स जो हैं वो बन सकते हैं। अब हमें हमारी मिलिट्री मुल्ला जो कॉम्प्लेक्स है उसने 70-80 साल में ये बात सिखाई है कि ये दिमाग को आप ब्रेन में ले जाएं ताकि वहाँ पे जाके इसको कीड़े खाएं, हमारे न्यूरॉन्स को। इसको सोचने के लिए आपने इस्तेमाल नहीं करना। जब आप इसको सोचने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको ये पता चलता है कि यहाँ कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और कोई रियासत का पाकिस्तान के लोगों के साथ झगड़ा नहीं है। यहाँ रियासत के लीवर्स ऑफ कंट्रोल के ऊपर चंद ताकतवर ख़ानदानों ने, एलीट्स ने, चंद जर्नैलों के साथ मिलकर उन्होंने इसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया है। ये मसला है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो हो सकता है कि आपके 83 to 100 बिलियन सेल्स को थोड़ा सा स्टिमुलेट करे। पीछे चले जाएं पाकिस्तान की तारीख में, अपने आप से सवाल पूछें कि ये शख्स इमरान खान न्याजी या इमरान खान जो 20 अगस्त
2018 को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनता है और अगस्त सितंबर 2021 तक जब DGISI की अपॉइंटमेंट नदीम अंजुम साहब की अपॉइंटमेंट का झगड़ा खड़ा होता है और जनरल बाजवा उनको लगाना चाहते हैं, और लगाना भी इसलिए चाहते हैं कि नदीम अंजुम के ज़रिए उन्होंने इमरान खान की हुकूमत का गला घोंटना था, उसकी हुकूमत को हटाना था, और इमरान खान और उनके दरमियान में डिसएग्रीमेंट पैदा होता है। इससे पहले के जो 3 बरस गुजरते हैं, अगस्त 2018 से लेके अगस्त और सितंबर 2021 तक, उसमें आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान का और इमरान खान का किस चीज़ पे झगड़ा था? क्या इमरान खान ने उनकी फॉरेन रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी पे कोई एतराज़ किया? क्या इमरान खान ने उनकी इंडिया की तरफ कोई अप्रोच थी उसको रद्द किया? क्या इमरान खान ने ये कहा कि चीन के साथ इस किस्म के रिलेशनशिप स्ट्रेटिजिक ना रखो? क्या इमरान खान ने कहा कि CPEC को आगे ना बढ़ाओ? क्या इमरान खान ने कोई जो DHA के अंदर उन्होंने प्रिविलेजेस या मार धाड़ या उनकी करप्शन थी उस पर एतराज़ उठाया? क्या इमरान खान ने फ़ौज के अंदर जो तबादले, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग्स और प्रमोशंस होती हैं उसके मैकेनिज़्म पे ऑब्जेक्शन की? क्या इमरान खान ने जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसके बारे में कोई इशू रेज़ किया? हरगिज़ नहीं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि टिल अगस्त एंड सितंबर 2021 पाकिस्तान आर्म फोर्सेस पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर नेवी भी है, जिसके अंदर एयरफोर्स भी है, और जिसके अंदर आपका सेकंड लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, मेजर है, कर्नल है, ब्रिगेडियर तक है, इवन मेजर जनरल्स हैं, उस सारे स्ट्रक्चर के अंदर इमरान खान बाय एंड लार्ज वॉज द मोस्ट पॉपुलर एंड एक्सेप्टेबल पाकिस्तानी पॉलिटिशियन। तो झगड़ा किधर है? झगड़ा तो है जनरल बाजवा के साथ, जनरल्स के साथ इमरान खान का झगड़ा है। वो झगड़ा किन बुनियादों के ऊपर है मैंने कई दफ़ा उसे एक्सप्लेन किया। मैं क्विकली आपको दोबारा रिमाइंड करवाऊंगा कि जनरल बाजवा को जब आर्मी चीफ बनाया नवाज शरीफ ने, तो इन टर्म्स एंड कंडीशन और अंडरस्टैंडिंग पे बनाया कि वो उनका पनामा का पूरा स्कैंडल ख़त्म करेंगे। बाद के हालात ऐसे थे बिकॉज राहील शरीफ और उनका जो DGISI जनरल रिजवान था वो इस किस्म की आग लगा चुके हुए थे नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कि जनरल बाजवा नवाज शरीफ को उस स्टेज पे पनामा स्कैंडल से बेल आउट ना कर सके। लेकिन जनरल बाजवा और नवाज शरीफ के दरमियान जो रिलेशनशिप था वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। नवाज शरीफ की हुकूमत रही, उस नवाज शरीफ हट गए सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के नतीजे में, फैसले के नतीजे में, लेकिन नवाज शरीफ की हुकूमत शाहिद खाकान नवासी और उनके भाई की शक्ल में रूल करती रही। जितने केसेस नवाज शरीफ के खिलाफ बनाए गए वो उनको सबको नलिफाई कर दिया गया, बिल्कुल उनको कमज़ोर कर दिया गया। वो केसेस ये अलकादर ट्रस्ट की तरह के, ये तोशा खाने 1-2 की तरह के केसेस नहीं थे, वो सख्त और जालिम सब्सटेंटिव केसेस थे। उनके अंदर अगर वाकई अदालती कार्रवाई होती, जैसी कि इमरान खान के ऊपर रिसर्च की जा रही है, तो नवाज शरीफ की सारी सियासत वहाँ पे ख़त्म हो जाती थी। तो जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को वहाँ से बेल आउट किया। फिर जैसे ही 1 बरस के बाद जनरल बाजवा ज़्यादा ताकतवर हुए, इमरान खान की हुकूमत बनी, तो उन्होंने फौरी तौर पे इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश शुरू कर दी और नवाज शरीफ को उन्होंने पाकिस्तान से लंदन पहुँचाया। रेस्ट इज़ हिस्ट्री। इन चीज़ों को गौर से देखें, अपनी इंटेलिजेंस, कॉमन सेंस और अल्लाह ताला ने आपको जो 100 बिलियन न्यूरोनल ब्रेन सेल्स और साइनेप्टिक जंक्शंस दिए हैं, उनकी बेइज्जती और उनकी इंसल्ट ना करें। अब अगले वीलॉग में मैं ये भी देखना चाहूँगा कि जो पाकिस्तानी डायस्पोराज हैं उनके लिए कितना बड़ा क्राइसिस खड़ा हो रहा है मगरब के अंदर, जहाँ पे इंतहा पसंद जमातें जो हैं इस्लाम को और मुसलमानों के ख़िलाफ़ कमर बस्ता हुई हुई हैं, और कैसे हमारे मुल्ला हज़रात जो पाकिस्तान से आ के मदरसों से बरतानिया के अंदर ख़ास करके लोगों को गुमराही की तरफ लेके जाते हैं, वो मुसलमानों के जो तारिकीन वतन हैं उनके मुस्तकबिल के लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है। इसकी मैं बाद में बात करूँगा, अभी इतना ही। थैंक यू।